आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो ओमिक्रॉन का खतरा हमारे देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 21 तक पहुंच गई है। यह खतरा कितना बड़ा है, क्या क्या सावधानियां हम सबको इससे निपटने के लिए बरतनी होगी, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोर्टिज अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर सेठ, देश में अब ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 21 तक पहुंच गई है। सबके जहन में यही सवाल है कि ये जो कोरोना का नया स्वरूप आया है, नया वेरिएंट है, इससे कितना सावधान रहना और कितना डरना है? तो ये कॉज ऑफ कंसर्न तो है ही, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि हमें कॉशियस रहना है। ये डरने की बात नहीं है जी। ये पैनिक की बात नहीं है, बट प्रोएक्टिवनेस की जरूर बात है। इसलिए कि इस वायरस पे इतने ज्यादा चेंजेस आई हैं कि ये क्लियरली इन्फेक्टिव ज्यादा है। जो हम कहते थे डेल्टा वायरस से, तो डेल्टा वायरस का तो हमने प्रकोप देखा ही है, सबने उसको भुगता है जी। अप्रैल मई के महीने में। और ये उससे 2 से 3 गुना एटलीस्ट ज्यादा इन्फेक्टिव है और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। और दूसरी बात रही कि क्या ये वो हमारी जो इम्यूनिटी है, या प्रीवियस वायरस कोविड की वजह से इम्यूनिटी हुई हो, या वैक्सीनेशन की वजह से इम्यूनिटी हो, तो यस, ये भी देखा जा रहा है कि शायद ये वो इम्यूनिटी को बाईपास करके फिर भी इन्फेक्ट कर सकता है हमें, जिनको पहले कोविड हो चुका है या जिनकी वैक्सीनेशन लग चुकी है। अब जब ये कॉम्बिनेशन होता है वायरस का कि इन्फेक्टिविटी भी ज्यादा हो और फिर हमारी इम्यूनिटी को भी बाईपास करे, तो इसका फैलना हमें वाकई एक गंभीर समस्या लगती है। बट ऑन द अदर हैंड ये भी बात है कि अब तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये बहुत सीवियर इन्फेक्शन करेगा। और ये बातें हमें अगले 2-3 महीनों हफ्ते में पता चलेगी, महीने भर में पता चलेगी, क्योंकि ज्यादातर तो एपी सेंटर इसका अफ्रीका से है और जो भी हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज आ रही है वो अफ्रीका से आ रही है। बट फाइनली हमारे हाथ में क्या है, हमें ये देखना है फाइन। और हमारे हाथ में अभी भी 2 यंत्र हैं जो इस वायरस की गंभीरता को कम कर सकते हैं। लेकिन जो सबके जहन में सवाल आ रहा है, तो कि वैक्सीनेशन लगवाना, थोड़ा सा मैं आपको रोकना और ये चाहूंगा। भी देखा गया है कि डबल वैक्सीन डोज जिसकी लग जाए उनको ज्यादातर बड़ा माइल्ड इन्फेक्शन होता है, उनको जानलेवा इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन, वेंटिलेटर पे जाना या मौत का खतरा नहीं होता है। तो ये हमारे हाथ में है। और जिसने भी वैक्सीनेशन नहीं लगाया, मैं अभी भी कहूंगा कि सेकेंड डोज जल्दी लगाइए, जिसने सेकेंड डोज नहीं लगाई है, और जिन्होंने हेजिटेंसी की वजह से लगाया नहीं है, उनको जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन को कंप्लीट करना ही है। और दूसरी बात रही कि कैसे बचना है, तो एक स्टैंडर्ड तरीका हमारा डेफिनेटली मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हाथ धोना है। ये वायरस ड्रॉपलेट और हवा के माध्यम से फैलता है और हमें ये जरूर करना है कि जो हम कहते हैं ना कि अपनी क्राउडिंग ना करें, बंद कमरे में ज्यादा लोग जो पार्टी कर रहे हैं या फंक्शंस हो रहे हैं, उसका बिल्कुल अब हमें भूल जाना चाहिए कि बंद कमरे में ये सब करें। और बाहर जाते वक्त हमें एटलीस्ट कपड़े के मास्क जो यूज कर रहे हैं उसके साथ हमें एक सर्जिकल मास्क जो ₹1 का ही आता है उसको यूज करें, सो दैट हमारी इन्फेक्शन रेट कम हो जाए। प्रैक्टिकली बहुत कम लोगों को इससे 95% हमारी बचत हो सकती है। तो सही तरीके से मास्क पहने, डिस्टेंसिंग रखें, अभी भी समझें कि ये वायरस हमारे चारों तरफ है और हमें गंभीरता से इन्फेक्ट कर सकता है। पैनिक नहीं है, प्रिकॉशंस लेनी है, कॉशन है। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि हम अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि अभी भी मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लेकिन डॉक्टर सेठ, जो सबके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, क्योंकि कोरोना के लक्षण सबको पता है, लेकिन ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, कहा यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके लक्षण क्या डेल्टा वेरिएंट से अलग है? कैसे किसी को पता लगे? डॉक्टर सेठ, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर अशोक जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें कि किस तरह से देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। कर्नाटक में सबसे पहले 2 मामले आए थे, उसके बाद अगले 2 दिनों में यह संख्या 21 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र, राजस्थान, यहां पर 9 मरीज सामने आए हैं और लगातार ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं।
और एक बार फिर रुक करते हैं, डॉक्टर सेठ हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर सेठ, मेरा सवाल आपसे यही था कि कोरोना के लक्षण तो सबको पता है कि ये लक्षण होते हैं और लोगों को पता लग जाता है कि मुझे कोरोना है, लेकिन ये जो कोरोना का नया स्वरूप है, इसके लक्षण और डेल्टा वेरिएंट के लक्षण में क्या फर्क है? डॉक्टर अशोक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। डॉक्टर अशोक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। डॉक्टर अशोक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें, ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। 21 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। कर्नाटक में सबसे पहले 2 मरीज सामने आए थे, उसके बाद गुजरात के जामनगर, देश की राजधानी दिल्ली में एक मरीज आया था, लेकिन महाराष्ट्र और राजस्थान में 9 मरीज सामने आ चुके हैं और अब तक ये आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है। कहा यह जा रहा है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है। हालांकि राहत की बात अभी तक यही है कि इसकी वजह से किसी की अभी तक मौत नहीं हुई है। एक बार फिर रुक करते हैं, डॉक्टर सेठ फोर्टिस हॉस्पिटल के चेयरमैन हमारे साथ बने हुए, लगातार इस मुद्दे पर हमें जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर सेठ, क्या आप तक सबसे पहले मेरी आवाज पहुंच रही है ठीक ढंग से? जी हाँ, पहुंच रही है। हाँ डॉक्टर सेठ, मेरा सवाल यही है कि कोरोना के लक्षण तो सबको पता थे कि ये है, अब ये जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया, इसके लक्षण और डेल्टा वेरिएंट के लक्षण में क्या फर्क है? चलिए, थोड़ा सा संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि हिंदुस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 दिनों में ओमिक्रॉन के 5 राज्यों में 21 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट की बढ़ने की रफ्तार देखकर आने वाले दिनों में इसके खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इससे संक्रमित लोगों में अभी तक गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं और ना ही इससे किसी की मौत हुई है, लिहाजा इस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। इससे जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह तस्वीर उन राज्यों की है जहां ओमिक्रॉन के केस सामने आए। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में एक मरीजों की पहचान हुई है। राजस्थान में दक्षिण अफ्रीका से आए एक ही परिवार के 4 लोग समेत कुल 9 लोग कोरोना के नए वेरिएंट की उनमें पुष्टि हुई है। वहीं महाराष्ट्र में 7 नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां ओमिक्रॉन केस की संख्या 8 हो गई है। महाराष्ट्र के नए 7 केस में एक ही परिवार के 6 लोग शामिल हैं जो नाइजीरिया से लौटे थे। तो लगातार ओमिक्रॉन के मरीजों का यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि हम लगातार आपसे अपील भी कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वही कुछ रोज पहले तंजानिया से दिल्ली पहुंचे एक आदमी में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है। एक दिन पहले मरीज की शुरुआती जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आई थी, जिसमें उस आदमी में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की बात पता चली थी। इसके बाद उसके सैंपल को एक बार फिर से जांच के लिए भेजा गया और जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसमें भी वो आदमी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। देखिएगा, जो विदेशों से फ्लाइट्स आ रही हैं दिल्ली में, फ्लाइट्स में जो सस्पेक्ट लोग हैं, जो भी अफेक्टेड कंट्रीज से आ रहे हैं, उन सबका 100% लोगों का टेस्ट वहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी तक 27 लोगों को LNJP हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से 17 पॉजिटिव हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, तो वो 27 लोग हैं। 17 लोगों में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, एक जो है ओमिक्रॉन पाया गया है। ओमिक्रॉन देश में एंटर कर चुका है। कई जगह से खबर आ रही है कि यहाँ भी ओमिक्रॉन के पेशेंट पाए गए, वहाँ भी पाए गए, दिल्ली के अंदर भी पेशेंट पाए गए। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पे लगातार नज़र रखे हुए हूँ। मैंने पिछले हफ्ते भी रिव्यू मीटिंग ली थी। हर चीज़ की जो ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को हम पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल कराएंगे। और चिंता ना करें, बस आप अपना काम करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें,
मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की बढ़ती संख्या पर संसद की स्वास्थ्य मामलों की स्थायी समिति ने बैठक बुलाई है। यह बैठक 9 दिसंबर को दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें समिति ने स्वास्थ्य सचिव और आईसीएमआर के डीजी को भी बुलाया है। खबर है कि इस बैठक में स्थायी समिति ओमिक्रॉन से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करेगी। जो नया वेरिएंट आया है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से फैल रहा है, हिंदुस्तान में भी आ गया, दुनिया के 40 देशों में। इसी को लेकर 9 तारीख को 3 बजे यहीं संसद भवन में हेल्थ कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें भारत के स्वास्थ्य सचिव और आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल दोनों से जानकारी प्राप्त की जाएगी। वहीं दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक मरीज की पुष्टि होने के बाद रेलवे स्टेशनों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर हर रोज करीब 1200 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है, ताकि किसी भी सूरत में ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सके। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद से दिल्ली में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से रेलवे स्टेशन पर कोविड की जो जांच की जाती है उसमें तेजी लाई गई है। यहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों के कोविड की जांच की जा रही है। करीब 1200 टेस्ट हर रोज किए जाते हैं और जो यहां पर पॉजिटिव केसेस निकलते हैं उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है, ताकि ये पता लगे कि क्या इनमें से कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित तो नहीं है। ये अफ्रीकन वेरिएंट है जो कि काफ़ी तेज़ी से फैलता है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है सरकार के लिए। इसलिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पर कोविड के टेस्टिंग की तादाद बढ़ा दी है, सख्ती बढ़ा दी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सिविल डिफेंस की तरफ से लोग हैं जो कि पैसेंजर्स को रैंडमली पकड़कर टेस्टिंग बूथ तक लाते हैं और यहाँ पर लोगों की जाँच की जाती है। यहाँ जो सुबह से जांच शुरू होती है उसमें करीब 1200 लोगों के टेस्ट हर रोज़ किए जाते हैं। हालांकि ये बताया गया है कि अभी जो पॉजिटिव मामले काफ़ी कम आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर भी लगातार लोगों से अपील की जाती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ बनाकर ना रखें, मास्क लगाए और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के डर से लोग भयभीत ज़रूर हैं, लेकिन एक बात है कि ये जो वायरस है फैलता तेज़ी से, लेकिन हॉस्पिटलाइज लोग नहीं होते हैं, तो एक सुरक्षा इससे ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। तो देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग मास्क लगाने और 2 गज की दूरी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार में भी कई लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए। ऐसा लगा ही नहीं कि देश में कोरोना महामारी फैली है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भीड़भाड़ वाली जगहों पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच करते वहां पर ये टीम दिखाई दी। ओमिक्रॉन के नए खतरे के बाद लगातार जो सतर्कता है, जो निगरानी है, जो सावधानी है वो बढ़ती जा रही है। आनंद विहार स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रैंडम टेस्टिंग चल रही है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार लोगों का कोरोना सैंपल ले रही है और ये वो टीम है जो लगातार इसी तरह से रोजाना काम कर रही है। और ऐसे में अब जब ओमिक्रॉन का खतरा है, ओमिक्रॉन का एक मरीज दिल्ली में आ गया है, तो ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और मुस्तैदी के साथ यहाँ पर ये टीम काम कर रहे हैं। रोजाना 800 से 1000 सैंपल लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, लोगों को लेकर आया जा रहा है, यहाँ कतार में लोगों को लगाया जा रहा है ताकि उनका कोरोना टेस्ट हो सके। सर क्या कहेंगे, खतरा फिर से बना हुआ है कोरोना का, आप यहाँ सैंपल देने के लिए आए हैं, कितना डर है और ये कितना जरूरी है जो टेस्टिंग? बहुत जरूरी है, होना चाहिए। होना चाहिए। देखिए आम लोग भी इसमें सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि होना चाहिए, जरूरी है। आप बताइए कि आप कोरोना सैंपल देने के लिए आए, कितना जरूरी है ये? बिल्कुल जरूरी है। हम अपने कंपनी में काम करते हैं। हाँ। और ये चीज जो कोरोना महामारी है, इससे हमें बचाव के लिए ये सब चीज जरूरी है। ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। मेदांता अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन ने बताया कि ओमिक्रॉन के मरीज में अभी तक कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं और इससे कोरोना नियमों का पालन कर आसानी से बचा जा सकता है।
ये लक्षण जो अभी तक पता लगे हैं, क्योंकि ये नई डिस्कवरी हुई है और हमें ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को ये इन्फेक्शन होगा इस वेरिएंट की वजह से, उसमें सिम्टम्स आज तक माइल्ड मिले हैं। कोई ज्यादा बुखार नहीं, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं मिली है और सांस में भी ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही। तो आप देखेंगे कि इसमें हॉस्पिटल में आने की मतलब एडमिशन की जरूरत बहुत कम पड़ रही है और लोगों को हम ट्रीट कर रहे हैं, घर पे ही ट्रीट कर रहे हैं। अभी जो आज हमें पता है कि इसकी फैलने की कैपेसिटी जो है वो डेल्टा वायरस जो पहले आया था सेकेंड वेव में उससे डबल है। इसका मतलब ये है कि लोगों को इन्फेक्शन होना और इसका फैलना बहुत खतरनाक है। जैसे पिछले जो डेल्टा वायरस आया था उसमें एक शख्स को होता था तो उससे 6 से 7 लोगों को होता था, इससे 12 से 18 लोगों को हो रहा है। तो इसीलिए ये फैलेगा जल्दी। ये आज भी चर्चा हो रही है इस बात पे, गवर्नमेंट की जो साइंटिफिक बॉडी है इसके ऊपर, कि बूस्टर डोज लगना चाहिए जैसे और देशों में लगा है। लोग 6 महीने के बाद लोगों ने देखा कि जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है। तो और जहां जिन देशों में वैक्सीन अवेलेबल है अच्छी क्वांटिटी में, उन्होंने लगाना शुरू किया है। हिंदुस्तान के लिए हमें एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो लोग हमारे जिनकी वैक्सीनेशन अभी रहती है उनके लिए वैक्सीन होनी जरूरी है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। वहां पिंपरी चिंचवड में 6 और पुणे में ओमिक्रॉन का 1 मरीज मिला है। जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को नाइजीरिया से एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ अपने भाई से मिलने के लिए पिंपरी चिंचवड आई थी। इनकी जांच रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इनके संपर्क में आए 13 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें महिला के भाई और उनकी 2 बेटियों में भी कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। पुणे में भी ओमिक्रॉन का जो मरीज मिला है वो 19 से 25 नवंबर तक फिनलैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजिद पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मौन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर
तोड़फोड़ की। भीड़ ने सीओबी के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया गया। कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की स्थिति का विस्तारपूर्ण समीक्षा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। आइटम नंबर 79, मैंने सबको पर्याप्त मौका दे दिया। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह नागालैंड फायरिंग के मुद्दे पर लोकसभा में अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि यहां पर उग्रवादियों के होने की सूचना मिली थी कि उग्रवादियों की गतिविधियां यहां पर हो सकती हैं। ठीक उसी वक्त वहां से एक वाहन गुजरता है, उस वाहन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वाहन नहीं रुका। तभी उसके बाद वहां पे फायरिंग हुई और इस फायरिंग में आपको बता दें कि 8 में से 6 लोगों की मौत हुई, यानी वाहन में 8 लोग थे, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई थी। लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर सुबह लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा कर रहा था। उसके बाद सरकार ने कहा था कि खुद गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे। अब लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड फायरिंग के मुद्दे पर अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है। 1 महीने में जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी, सब साफ हो जाएगा। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उग्रवादियों की गतिविधियों की खबर यहां पर असम राइफल्स को मिली थी, जिसके बाद वहां पर अम्बुश लगाई गई थी। लेकिन तभी वहां एक वाहन गुजरता है, उस वाहन को रोकने की कोशिश वहां बार बार की जाती है, लेकिन वो वाहन रुकता नहीं है। इसके बाद ये फायरिंग होती है और इस फायरिंग में वाहन में मौजूद 8 में से 6 लोगों की मौत हो जाती है। तो नागालैंड फायरिंग के मुद्दे पर सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट, यह बयान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है कि कैसे कैसे वहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे फायरिंग हुई, कैसे असम राइफल्स को यह जानकारी मिली थी कि उग्रवादियों की गतिविधि यहां पे हो सकती है, उग्रवादी यहां से गुजर सकते हैं। लेकिन तभी वहां पर आम नागरिकों का एक वाहन वहां से गुजरता है, जिसे बार बार चेतावनी दी जाती है। सरकार की ओर से यह दावा किया गया है कि बार बार चेतावनी दी जा रही थी, उन्हें कहा जा रहा था कि आप अपने वाहन को रोकिए, गाड़ी को रोकिए। लेकिन जब गाड़ी नहीं रुकी तो उसके बाद फायरिंग करनी पड़ी और उस वाहन में मौजूद 8 में से 6 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा यह भी कहा गृह मंत्री ने कि इस मामले की FIR लोकल थाना में दर्ज कर ली गई है। SIT का गठन कर दिया गया है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। सरकार जो आम नागरिकों की मौत हुई है उस पर दुख और संवेदना प्रकट करती है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर सुबह से ही हंगामा कर रहा था। अब गृह मंत्री
राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे ठीक 4 बजे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ योगी विक्रांत का। विक्रांत, सरकार की तरफ से बयान जारी कर दिया गया जिसमें यह कहा गया है कि उग्रवादियों के होने की सूचना मिली थी, तभी अचानक ये गाड़ी वहां पहुंची, उसे रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो रुकी नहीं तो फायरिंग करनी पड़ी। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री ने भारत सरकार की तरफ से पूरी जानकारी दी घटना की, और जिस तरीके से जो पहले से इस तरह की बात सामने आ रही थी कि एक तरह से मिस्टेकन आइडेंटिटी हो सकती है, क्योंकि पूरी सूचना थी खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के पास कि यहाँ पर उग्रवादियों की गाड़ी निकलेगी, और रुकने का भी इशारा किया गया था लेकिन रुकी नहीं थी गाड़ी, जिस कारण ये पूरी घटना हुई। हालांकि सरकार इस पूरी उसकी जांच भी करवा रहे हैं, और उसके बाद अभी हालांकि क्योंकि प्राइमरी जानकारी वहां से जो आई थी स्थानीय पुलिस से और बाकी सुरक्षा बलों से जो बातचीत करके जानकारी भारत सरकार तक आई है, उसके बारे में गृह मंत्री ने देश को बताया, और आज सुबह प्रधानमंत्री को भी इस बारे में ब्रीफ किया गया था। शुक्रिया विक्रांत तमाम जानकारी के लिए। हिंदू महासभा ने मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल के जलाभिषेक का ऐलान किया था, लेकिन मथुरा में धारा 144 लागू होने के चलते यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अब हिंदू महासभा इस कार्यक्रम को दिल्ली के जंतर मंतर पर कर रही है। जंतर मंतर पर ही बाल गोपाल की मूर्ति पर जलाभिषेक किया गया। हिंदू महासभा का नेतृत्व राज्यश्री चौधरी कर रही हैं। राज्यश्री सुभाष चंद्र बोस की परपोती हैं। इस कार्यक्रम में वीर सावरकर का पोस्टर भी लगाया गया है। हिंदू महासभा के ऐलान के बाद मथुरा में सुरक्षा सख्त हो गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, और अब हिंदू महासभा ये कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर कर रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो कार्यक्रम पहले मथुरा में होना था इसका ऐलान कर दिया गया, लेकिन मथुरा में धारा 144 वहां पर लगा दी गई, और उसके बाद अब यह कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जा रहा है। हिंदू महासभा का नेतृत्व राज्यश्री चौधरी कर रही हैं। राज्यश्री सुभाष चंद्र बोस की परपोती हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस कार्यक्रम में वीर सावरकर का पोस्टर भी लगाया गया है। हिंदू महासभा के ऐलान के बाद वहीं दूसरी तरफ मथुरा में सुरक्षा सख्त हो गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। तो आपको बता दें कि जैसे हिंदू महासभा ने ऐलान किया था कि वो मथुरा में विवादित जगह पर जलाभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद मथुरा में प्रशासन हरकत में आया। वहां पर धारा 144 लगा दी गई, और अभी भी मथुरा में चप्पे चप्पे पर पुलिस है। सुरक्षा चाक चौबंद वहां पर नजर आ रही है। उसके बाद हिंदू महासभा ने अपना यह कार्यक्रम रद्द कर दिया, और दिल्ली के जंतर मंतर पर पूजा अर्चना और जलाभिषेक का यह कार्यक्रम वहां पर चला। और हमारे साथ बात करने के लिए राजश्री जी हैं। आपने आह्वान किया था, आप लोग मथुरा जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने आपको अनुमति नहीं दी, इसलिए आप लोग जंतर मंतर आए। देखिए, ये तो बात सही है। पहले तो उधर का मुख्यमंत्री सभी को बोला अगर कार सेवा होगा मथुरा में तो हम पुष्प का बारिश करेंगे। इस बात को लेके हम लोग सोचे कि ये तो तब अनुमति एक रकम से हो गया, तो हम लोग ये जल अभिषेक का ऐलान किया। आगे का क्या आप लोगों का हिंदू यही है कि 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस है। हमारा बाल गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठित हो जाने के बाद ये देश का नागरिक बन गया। अगर इनको अधिकार नहीं मिला अपना जन्म स्थान में जाके अपना पूजा पाठ लेने का, तो हम लोग हिंदू महासभा का तरफ से सभी हिंदू भाइयों को, सभी सनातनी भाइयों को और सभी कौम का इंसान को जो इंडिया का आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेते हैं, जो भगवान को इष्ट मानते हैं और अपना पूर्वजों मानते हैं, सभी को बोलेंगे आप सड़क पे आ जाओ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और पक्षकार वकील का कहना है कि ये पूरी भूमि कृष्ण लल्ला की है, उसे वापस किया जाए, और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए उनका धन्यवाद किया है। हाँ, मस्जिद है, वो मस्जिद की जगह पर भगवान का एक्चुअल गर्भगृह है, तो ये हमारा आराध्य का प्रकट स्थल है। ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, भक्ति का सवाल है। हम मंदिर कैसे दूसरी जगह बना लेंगे? हमारे तो भगवान प्रकट हुए हैं,
और इनकी मस्जिद का कोई मतलब नहीं है। तो ये अननेसेसरी का विवाद खड़ा कर रहे हैं। और केशव प्रसाद जी मौर्य के बयान का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनके बयान का अभिनंदन करता हूँ और उनको मैं वंदन भी करता हूँ इसके लिए। इतना सुंदर बयान दिया है, इतना अच्छा बयान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके लिए। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने श्री कृष्ण मंदिर को लेकर बयान दिया है। कहा है कि मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनना ही चाहिए। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, वैसे श्री कृष्ण का भी मंदिर निर्माण कार्य पूरा होगा। इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्री कृष्ण मंदिर निर्माण को लेकर एक बयान दिया था। भगवान कृष्ण का मंदिर बनना ही चाहिए। जहां तक स्थिति ये है कि मंदिर कब बनेगा, इसी तरह से राम मंदिर के बारे में कहा जाता था। हमसे ही लोग सवाल करते थे कि आप लोग नारा देते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आदरणीय योगी जी स्वयं बहुत बड़े संत हैं। उचित समय पे जब भगवान की प्रेरणा होगी, जैसे अयोध्या का मंदिर प्रारंभ हुआ है, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान का मंदिर प्रारंभ होगा। वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। जनता का इन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। सरकार में है और सरकार में रहते हुए जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग खुद ही व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं। और ये वो मुद्दे नहीं है जिनमें कोई भी जनता में के बीच कोई सरोकार हो या जनता इन चीजों को पसंद करती हो। जनता थक चुकी है, ऊब चुकी है। हिंदू महासभा के ऐलान के बाद मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। 2000 से अधिक अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। 5 अपर पुलिस अधीक्षक, 14 पुलिस उप अधीक्षक तैनात हैं। पीएसए की 10 कंपनी और आरएएफ की 16 कंपनी लगाई गई है। साथ ही कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। तो आपको बता दें कि हिंदू महासभा के ऐलान के बाद मथुरा में धारा 144 लगा दी गई है और उसके बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दूसरी तरफ कई हिंदू संगठन इस मुद्दे को और ज्यादा हवा देने की कोशिश में लग रहे हैं। हालांकि हिंदू महासभा ने आज जो अपना कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया था क्योंकि धारा 144 मथुरा में लगा दी गई थी और ये कार्यक्रम जंतर मंतर पर